अध्यक्ष हाजी चौधरी सुभान खान जी, पूर्व में रहे अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एडवोकेट कला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के फिरोजपुर जनता दल प्रत्याशी चौधरी अयूब खान जी, पार्टी के हल्का के अध्यक्ष इब्राहिम पहलवान जी, पूर्व में रहे चेयरमैन ईसाई चौधरी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के ब्लॉक के प्रदेश तक के सभी नेतागण आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवलाल की आस्था व्यक्त करने वाले श्री पूर्व आपके ग्रुप के रहे चेयरमैन विष्णु सिंगला जी और बहुत सारे अधिवक्ता जो एडवोकेट साथी है, आज जिन साथियों ने पार्टी को ज्वाइन किया, आज कुछ NSUI से जुड़े हुए साथी पार्टी ज्वाइन किया, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले सब साथियों ने आपके सामने आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, हमें 60 महीने में कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन सब के बारे में बड़े खुल करके सारी बातों पे चर्चा हुई। आप भी काफ़ी देर से बैठे हो, मुझे भी अभी कुछ और साथियों के साथ जाकर के गुड़गांव में मीटिंग करनी, कुछ और नए लोग आने वाले समय में आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आज चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चंद बातें आपसे पार्टी के संगठन की करके आपसे इजाज़त दूंगा। इस 8 महीने में सरकार की तरफ से सबसे ज़्यादा दिक्कत और कठिनाई अगर किसी के सामने आई है तो खेत में काम करने वाले किसान को आज बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहाँ किसान को परेशान किया, वहीं इस सरकार ने इस लॉकडाउन के अंदर जो मंडी का आड़ती है, जिसका किसान के साथ टोली और दामन का रिश्ता है, जो किसान का ATM है, उसका भी किसान के साथ रिश्ता खराब करने की प्रयास सरकार की तरफ से किए गए। जब आप अपनी सरसों की फसल मंडी में लेकर के आए थे, बड़ी हैरानी की बात है कि किसान के खेत में अगर किसी के 50 क्विंटल सरसों होगी तो उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि तू 50 क्विंटल लेकर के मंडी में नहीं आएगा, तेरी ज़्यादा से ज़्यादा 35 क्विंटल सरसों खरीदेगी। ये पाबंदी थी कि नहीं थी तुम्हारे ऊपर? जिस जमींदार के पास 10 एकड़ जमीन है, अगर उसने 10 एकड़ में सरसों बो दी तो सरसों तो 10 क्विंटल से 12 क्विंटल एकड़ की होने लगी। अगर 100 क्विंटल सरसों होगी और उसको 35 क्विंटल सरसों भी बाजार में लेने की इजाजत जो दी, उस पे भी उसको ये कहा कि तो एक मुश्त अपने 35 क्विंटल सरसों बाजार में नहीं लेकर के आ सकते। उसको भी 3-4 टुकड़ों में अलग अलग उसके पास मैसेज भेज करके उसको कहा कि तुम मंडी में लाकर के बेच सकता। जहाँ यहाँ तो किसान की सरसों पे पाबंदी लगा दी, और जो लोग, अरे आहिस्ता कर दे भाई,
जो लोग ब्लैकमेल का काम करने वाले, जो अधिकारी कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर के आपके साथ लगते हुए राजस्थान से 400-500 रुपए क्विंटल के हिसाब से सस्ते में लेकर आपके यहाँ पे वो सरसों जाकर के उन्होंने गोदामों में भर दी। आज भी मुझे पता है इस बात का कि हरियाणा प्रदेश के 17,000 किसान ऐसे हैं जिनकी सरसों आज भी घरों में पड़ी है, सरकार ने दी। मेवात में भी होंगे ऐसे काफी सारे घर जिनकी सरसों आज उनके घर में पड़ी है। बाजार में जाके बेच के आए तो उनको 700-800 रुपए कम मिलेंगे। जहाँ सरसों में तो किसान के साथ राजस्थान से लाकर के बेईमानी करी, वहीं गेहूं की खरीद के अंदर भी आर्थिक और किसान का रिश्ता खराब हो, इसके लिए पहले तो ये कह दिया कि हम डायरेक्ट पेमेंट करने का काम करें। और जब मंडियों में किसान गेहूं लेकर के नहीं गया, आड़ती और व्यापारी ने, आड़ती ने किसान ने मिलकर के जब इस बात का बहिष्कार किया तो फिर सरकार ने आड़ती को कहा कि तुझे 2.5% दे देंगे और उसके साथ किसान को कहा कि तू अपनी फसल मंडी में लेकर के आकर के भारती के माध्यम से बेच के। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, आज भी किसान की गेहूं की फसल की पूरी पेमेंट किसान को नहीं मिली। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी आज पेमेंट बकाया है। यही हालत चने में है। पिछले दिनों एक फरमान जारी करा मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि अब की बार पंचायत की जमीनों में धान नहीं लगा सको। अगर कोई धान लगाएगा ठेके पे लेकर के तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उस धान को खरीदने का काम नहीं करेगी। एक और नोटिस जारी कर दिया कि जिसपे 10 एकड़ जमीन है वो 5 एकड़ में धान लगाएगा, 5 एकड़ में दूसरी फसल तैयार करेगा। अगर 5 से 6 एकड़ किसी ने धान लगा दिया तो हम उसकी फसल को भी नहीं खरीदेंगे। जब ये आदेश जारी हुए थे तो मेरा एक कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम था, पत्रकार साथी आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था। वहाँ पार्टी के काफी पदाधिकारी मेरे साथ बैठे। उन पत्रकारों ने मुझे वो नोटिस दिखाए थे, कहने लगे कि सरकार की तरफ से इस किस्म के आदेश जारी हुए। मैंने उन पत्रकारों के सामने, जो मेरे पार्टी के वहाँ के अपनी के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के वहाँ के पदाधिकारी थे, उन सब से मैंने कहा कि जो जो लोग यहाँ पे जमीनें लीज पर देते हैं, ठेके पे देते हैं, आप उन सब से बात करो। आप उनसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपको एडवांस में चेक काट करके देंगे, पैसे देंगे। आप जमीन हमें लीज पे दे दो, हम उसमें धान लगाएंगे, देखेंगे सरकार कैसे रोकती है। जब मैंने कहा कि मुझे चाहे हजारों एकड़ जमीन यहाँ पे ठेके पे लेके धान लगाना पड़े तो मैं धान लगाऊंगा। यहाँ के किसान को सरकार अगर दबाने और कुचलने की कोशिश करेगी तो फिर उसके साथ खड़ा होकर के उसके न्याय दिलवाने का काम करूँ। जब मैंने ये कहा कि हम जमीन ठेके पे ले लेंगे, जब हमारे पार्टी के साथियों ने गांव-गांव में जाकर कहना शुरू कर दिया कि जो कोई साथी जमीन ठेके पे देना चाहता है, जो गांव का ठेका उसके हिसाब से हम आपको पैसा देना चाहते हैं, आप हमें जमीन ठेके पे दे दें, तो अगले दिन ही सरकार ने अपने आदेश वापस ले लिए। अगले दिन ही कहा कि हमने किसी को नहीं रोका धान लगाने से। वहाँ ये कह दिया कि कोई मक्का लगाना चाहेगा तो हम उसको 8,000 रुपये उसको प्रोत्साहन के रूप में देंगे, और ये कहा कि मक्के का एक एक दाना आपका खरीदेंगे। लोगों ने, मजबूरी थी, लेबर जो थी उनकी बात सारी वापस चली गई थी। इस बीमारी की वजह से हमारे प्रदेश में जितनी भी लेबर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से आई हुई वो 90% वापस चली गई। चाहे वो कारखाने में काम करने वाले थे, चाहे वो खेत में काम करने वाले थे। उसकी वजह से किसान में थोड़ा इस बात का डर भी था कि अगर लेबर नहीं होगी तो धान की बिजाई कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने सरकार के कहने के मुताबिक आपका मक्का लगा दिया। और मक्का जब लगा दिया
पक करके मक्का तैयार हो गया, निकाल के जब मंडी में बेचने गए तो ना तो जो 8,000 रुपए की घोषणा करी थी उनमें से कोई एक पैसा दिया, न उस मक्के को खरीदा जिसकी 2,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सरकार का तय किया हुआ रेट है। आज 800 रुपए में मजबूर होकर के बेच कर गया, 1,200 रुपए क्विंटल का उसको नुकसान हुआ। आपके यहाँ भी मक्का बोया होगा? ना जी, हमारे यहाँ आपके यहाँ नहीं बोया, लेकिन जहाँ मक्का बोया वो मक्के वाले किसान को भी इन्होंने मार दिया। इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ लोगों को सहूलियत प्रदान करनी चाहिए थी, जहाँ गरीब की मदद करनी चाहिए थी, जहाँ उसको राशन देना चाहिए था, जहाँ उसको ये आश्वासन देना चाहिए था कि सरकार तेरे साथ खड़ी है, बजाय उसको राशन देने के, बजाय उसको आश्वासन देने के, उस जमींदार को, उस किसान को, उस कमजोर को कैसे मारा जाए, इसके लिए योजना बना दी। इस लॉकडाउन के अंदर सरकार मदद करने की बजाय एक बात पे जोर लगा रही थी। जब भी मुख्यमंत्री हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता था, बारी बारी एक ही रोना रोते थे, एक ही बात करते थे कि सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा घाटा है। मैंने पूछ लिया कैसे पूरा होगा, कहने लगा शराब के ठेके खोल देते हैं, सारा घाटा पूरा हो जाए। मैंने कहा जो लोग आज घरों में बैठे हैं, आप तो कह रहे हो कि हम लोगों को इस महामारी से बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ शराब के ठेके खोल दो, लोग लाइन में लग जाएंगे, कोई एक आधा बीमार होगा, सैकड़ों लोगों को इस बीमारी की चपेट में ले आए। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई बीमार हो, उनको तो चिंता इस बात की थी कि शराब के ठेके खोल करके शराब के माफिया को कैसे बचाया जाए। जब हमने उसके ऊपर अपना स्टैंड सख्त रखा तो फिर साथियों, शराब जिन गोदामों में रखी हुई थी, गेट पे तो सील लगी हुई थी, लेकिन पीछे से उनने दरवाजे बना लिए। दरवाजे बना करके लाखों बोतल शराब की निकाल करके जो 100 रुपए की बाजार में बिकती थी, 300 में बेच करके सरकार में बैठे लोगों ने अपनी जेबें भरने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में जहाँ शराब का माफिया खड़ा हो गया, नशा बेचने वाले का माफिया खड़ा हो गया, जहाँ किसान की फसल को लूटने वाले का माफिया बन गया, आज तो ऐसे माफिया भी खड़े कर दिए कि किडनैप करने वाले, बलात्कार करने वालों को भी सरकार की तरफ से संरक्षण मिलता है। किडनैप करके लोगों से पैसा वसूले और किसी को थ्रेट दे करके किसी से फिरौती मांगे, उस पैसे का भी सरकार में बैठे लोग उनके साथ हिस्सा बांटते हैं। आज लोग कहाँ सुरक्षित है? मेरे से पहले बताया था कि पुलिस के लोग थाने में सुरक्षित नहीं है, पुलिस के लोगों से गोलियों से मार दिया जाता है, और गोली से मारने के बाद जहाँ पुलिस के लोगों से हम ये चाहते हैं कि वो लोगों की, आम लोगों की सुरक्षा करेगा, जब कोई सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों को सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? ना तो उनके मरने वालों को, बच्चों को सरकार की तरफ से कोई नौकरी का आश्वासन, और ना ही उनको कोई इस तरह का पैसा दिया जा रहा जिसकी वजह से आने वाले समय में दूसरे पुलिस के सिपाही जो हैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाने का काम करें। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे, हर चीज महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। सस्ता तो अगर कुछ है तो आपके खेत में होने वाली सब्जी सस्ती होगी, जिस किसी के खेत में सब्जी है वो सस्ती होगी। बाजरा सस्ता हो गया आपका मक्का सस्ता हो गया, आपकी गेहूं सस्ती होगी, आपकी सरसों सस्ती होगी। आने वाले समय में ये सरकार जो है, जो प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था और कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है, मुंह के आसपास का जो किसान खेती करने वाला है तो अपनी फसल कोई गुड़गांव जाके थोड़ी बेचेगा, उसने तो मुंह की मंडी में बेचनी है कि नहीं बेचनी, लोकल बेचेगा। ये इसलिए फैसला लिया है कि किसी तरह से मंडियां बंद हो जाए, सरकार को किसान की फसल ना खरीदनी पड़े, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको ना देना पड़े। पिछले दिनों गडकरी का एक बयान आया था कि किसान की एमएसपी खत्म कर देनी चाहिए, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सरकार जिसको खरीदती है वो खत्म कर दे। अगर वो खत्म हो गया तो फिर मान करके चलो आपकी फसल तो पूड़ियों के भाव बिका करेगी।
इसलिए आज हर व्यक्ति जो है इस मौजूदा प्रशासन से, इस सरकार से, इनके फैसलों से, इनकी नीतियों से दुखी और परेशान है। आपने पिछले 3 महीने से लगातार टेलीविजन देखा है, अखबार पढ़ा है। इस 3 महीने से आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी खबरें पढ़ी और देखी हो। जो लोग झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, जिन्होंने लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया था। मैं जब विधानसभा में चुन करके गया था तो मुझे अखबार के लोगों ने पूछा था कि आपकी पार्टी का जो है वोट बैंक कम हो गया, अब आप अकेले पड़ गए, आने वाले समय में आपकी पार्टी का क्या होगा। मैंने उनसे कहा था कि 6 महीने रुक जाओ। जिन लोगों ने हमारी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है, ये तो हाशिए पे आकर के खड़े हो जाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। आज वही हालात है कि नहीं है? आज वो हालात है कि नहीं है? जो झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, जो 5100 का लालच देते थे, जो किसान का कर्जा माफ करने की बात करते थे, आज पता नहीं मीडिया में उनके बारे में क्या क्या लिखा जाता है। रोजाना जो सोशल मीडिया खोल करके देखते हो तो कैसे भद्दे भद्दे कटाक्ष उनके ऊपर किए जाते हैं। लोग उनको किस किस नाम से तो सोशल मीडिया में उनका जिक्र करते हैं। आज वो तो हाशिए पे आ गए हैं। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पिछले 3 महीने से, जब से लॉकडाउन चला इस 4 महीने में, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपकी पार्टी में सैकड़ों नए लोग शामिल ना हुए। अब तो ऐसे हालात हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर टेलीफोन मेरा यहाँ पड़ा होता तो अब तक 20 दफा मेरी ख्याल बजा होगा, मुझे 20 जगह से टेलीफोन आए होंगे, अबे जी हमारे गांव में कब कार्यक्रम दोगे, हम भी आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज सिंगला जी अगर पार्टी अपनी ज्वाइन कर रहे हैं, आज इनके साथ एडवोकेट जो आए हैं 10-12, जिन्होंने आज ज्वाइन किया, जो कांग्रेस छोड़ करके आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये केवल इस बात के लिए आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी देख लिया, बीजेपी को देख लिया, जसपा को देख लिया। जसपा तो है ही जज्जा पार्टी, जो केवल जज्जे ही जज्जे देती है, कई साधु संत नहीं होते, जो भी उसके पास चला जाते कहता है उसको बेटा दे देता है, ये जा बेटा होगा। तो ये तो बेटे देने वाले हैं बेचारे कार्यकर्ता। जिस तरह से कार्यकर्ता को जैसे बता रहे थे कि विधायक से भी बड़ा सम्मान। मुझे पत्रकार ने पूछा कि आपकी पार्टी में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, नेता क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा विधानसभा में आएगा जब तेरे को दिखाऊंगा आपकी बात। विधानसभा में जितने एमएलए बनकर के बैठे हैं, मंत्री बनकर के बैठे हैं, उनमें 80% लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी के पैदा हुए हैं। मैंने कहा ये नेता पैदा करने की मशीन हमारे पास है। जब कार्यकर्ता हमारा मजबूत होगा तो नेता तो शाम को ही बना देंगे। नेता तैयार करने में देर नहीं लगेगी। पूरी पार्टी मजबूत हुआ करती है जिसका संगठन मजबूत हो, जिसका कार्यकर्ता मजबूत हो। हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है और उस बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी और ये जो जसपा है, इसकी तो जमानत नहीं बचेगी। अगर आप लोग चुनाव में, क्योंकि अभी समय है, अगर मेवात से 100 पार्टी के कार्यकर्ता 3 दिन हर महीने मेवाती पगड़ी पहन करके और मेवाती भाषा में वहां जाकर के अगर वोट मांगे हो पार्टी के लिए, तो 100% बड़ौदा के लोगों का मन बदल जाएगा। बड़ौदा पुराना हमारा विधानसभा क्षेत्र कर रहा है। हम 6 बार वहां से लगातार चुनाव जीते। लोग आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हैं, लेकिन बरगला लिए गए, बहका लिए गए। वो फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं।
वहां आस पड़ोस के लोग तो उनके पास जाएंगे तो उसका असर कम पड़ेगा। अगर तुम मेवात से 100-150 आदमी 3 दिन लगातार जाओगे तो 100% इस बात का असर पड़ेगा कि अब तो सारा मेवात ही खड़ा होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास चल जाएगा। उसके लिए समय निकालोगे कि नहीं निकालोगे? फिर आप एक काम कर लो, आप सारे मौजूद आदमी हो, आप एक लिस्ट तैयार करो 100 से 150 ऐसे कार्यकर्ताओं की जो समय निकाल सकते हैं, और फिर वो लिस्ट लेकर के आप मुझे दो। मैं फिर आपके साथ हफ्ते में 2-4 दिन में 6 दिन में फिर एक मीटिंग करूंगा, और मीटिंग करके फिर हम उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि फला दिन, ये दूर नहीं है तुम्हारे से, मेवात से जब आप इस पे चढ़ जाओगे EMP पे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का रास्ता है। 3 दिन लगातार अगर समय निकाल लोगे 5-5, 7-7 घंटे का, तो फिर ये मान करके चलो बड़ौदा में तेल का बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो इसके लिए जल्दी लिस्ट बनाओ, जल्दी नाम तैयार करो, फिर एक मीटिंग करके सबकी ड्यूटी लगाएंगे, और आपके साथ किसी और को नहीं, प्रधान जी ने आपके नुह में काम किया हुआ है, नफे सिंह राठी ने गुड़गांव जिला के प्रभारी रहे, आपको सबको तकरीबन जानते हैं। इनकी अर्जुन की ड्यूटी लगाऊंगा, दोनों आपको लेकर के जाएंगे, लेकिन जल्दी से ही लिस्ट तैयार करो ताकि आप 3 दिन वहां लगा करके आओ। जब आप 3 दिन लगा करके आओगे तो वहां माहौल में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, और चेंज ऐसा आएगा मैं आपको बताता हूं। ये मान के चलो कि हर हालत में जेजेपी और बीजेपी का जो उम्मीदवार आएगा उसकी जमानत अब की बार नहीं बचेगी, उनकी जमानत नहीं बचेगी, और तुम्हारा कैंडिडेट जीत करके आएगा। ये मान के चलो, बंसीलाल ने भी एक सरकार बनाई थी, 96 के अंदर बंसीलाल पे बहुमत नहीं था, चौधरी बंसीलाल ने बीजेपी को साथ मिलाया, चौधरी बंसीलाल ने एक जनता दल के MLA 10-12 जीत करके आए थे, उनको भी साथ मिलाया था, जुगाड़ की एक सरकार बना ली। जब जुगाड़ कोई बनता है तो सुंदर बहुत लगता है, बहुत खूबसूरत दिखता है कि नहीं दिखता है? क्योंकि उसके ऊपर सारी आर्टिफिशियल चीजें लगी होती है, दूर से देखते हो लगता है बहुत खूबसूरत है, और जब सड़क पे आकर के चलता है तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारा ही आर्टिफिशियल डंडा है, निकल के गिरना शुरू हो जाता है। ये सरकार भी तो जुगाड़ की है, इसमें इंडिपेंडेंट, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस सब ने इसको बना के रखा है। जब आपकी ताकत बढ़ेगी तो 100% इस जुगाड़ के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। लोगों का विश्वास और भरोसा आपके प्रति बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपसे निवेदन करने आए कि 100-125 कार्यकर्ता की लिस्ट बनाओ और उनकी फिर एक दिन ड्यूटी लगाओ।